हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूं आरती चावड़ी और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे यूनेस्को के अंडर आने वाली भारत से इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में। आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन फिलहाल लगभग आप देख सकते हैं कि 9 मार्च तक आप यहाँ पे ले सकते हैं 22,999 में। ये 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है। इवन आप यहाँ रेफरल कोड ARTI1702 का यूज करके ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें और अनअकैडमी प्लस को अपना साथी बनाएं, मेंटोर बनाएं इस पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में। याद रहे कि ये ऑफर 9th ऑफ मार्च तक ही वैलिड है, उससे पहले आप इस ऑफर के अंडर सब्सक्रिप्शन ले लें। अब हम यहाँ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको यहाँ पर कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के अंडर, यूनाइटेड नेशंस यूएन के अंडर, जो कि एडुकेशन, साइंस और कल्चर से जुड़ाव रखती है। इन फील्ड्स में डेवलपमेंट को पुश करती है यूनेस्को। यूनेस्को जो है उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंडर बहुत समय से ही क्या किया जा रहा है, यहाँ पे दुनिया भर में जो इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको एनलिस्ट किया जा रहा था। आप यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंडर ऐसा होता हुआ देखेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर, ऐसी धरोहर, ऐसी हेरिटेज, ऐसी साइट्स, ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि सिर्फ उस पर्टिकुलर देश के लिए ही नहीं जहां पर वो पाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर पूरे दुनिया के लिए एक धरोहर है, पूरी दुनिया के लिए एक हेरिटेज है। ऐसी साइट्स को, ऐसे मॉन्यूमेंट्स को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंडर यूनेस्को के द्वारा एनलिस्ट किया जा रहा था काफी समय तक। लेकिन आप देखेंगे कि 2003 में आके यहाँ पर यूनेस्को में एक और डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज ये इमारतें ही हैं, ये मॉन्यूमेंट्स ही हैं? हाँ, ताजमहल, कुतुब मीनार जैसी साइट्स को ही सिर्फ हेरिटेज माना जाना चाहिए? क्या आज के समय की जो लिविंग हेरिटेज है, जो डांस है, म्यूजिक है, थिएटर, प्लेज, क्या इन्हें धरोहर नहीं माना जाना चाहिए? क्या ये किसी प्रकार की वैल्यूज होल्ड नहीं करती? बिल्कुल करती हैं। तब जाके यूनेस्को के अंडर 2003 में एक और कन्वेंशन आया जिसने यहाँ पर इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को एनलिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब अगर आप देखोगे तो यूनेस्को के अंडर दो तरह की लिस्ट आपको नजर आएंगी। एक है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसमें आप क्या देखते हो, जिसमें आप मॉन्यूमेंट्स देखते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स देखोगे, साइट्स देखोगे। लेकिन दूसरी तरफ है इनटेंजिबल, जिसे टच नहीं, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जिसमें ट्रेडिशन है, सोशल प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, डांस है, म्यूजिक है, थिएटर्स हैं। इन सभी चीजों को यहाँ पर यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया जाने लगा। इसकी शुरुआत 2003 से हुई। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें आएंगी, इसके अंदर काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक तरीके से हेरिटेज जो है ना, उसकी डेफिनेशन को क्या किया गया, एक्सपैंड किया गया। पहले हेरिटेज की डेफिनेशन सिर्फ मॉन्यूमेंट्स तक सीमित थी, लेकिन अब ट्रेडिशन, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, नॉलेज, इन सब चीजों को भी हेरिटेज का हिस्सा माना जाने लगा। लिविंग हेरिटेज, जो कि बरसों से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन की गई है। कल्चरल डाइवर्सिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसमिशन पे फोकस किया जाता है कि कैसे एक प्रकार की नॉलेज जो है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन किया गया है। कैसे अलग अलग सोसाइटी जो है, उस सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं, कम्युनिटीज जो हैं, वो यहाँ पर म्यूचुअल कॉपरेशन के जरिए उस हेरिटेज को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में किसी भी हेरिटेज को शामिल करते समय। अब आप देखोगे कि काफी कुछ है, जैसे कि कुछ ट्रेडिशनल और कंटेम्प्ररी कॉन्टेक्स्ट में पाई जाने वाली चीजें,
हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको और बेहतर समझ आएगा। ये इंक्लूसिविटी को भी दर्शाता है क्योंकि बहुत सारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है वो कम्युनिटीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। काफी सारी ट्राइब्स हैं जिनके अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, पेंटिंग्स हैं, तो यहाँ उनको भी एक तरह की इंक्लूसिविटी मिलती है। हम यहाँ पर उन कम्युनिटीज में बरसों से चले आने वाले जो हेरिटेज कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये कन्वेंशन 2003 में लाया गया। लिविंग हेरिटेज जो जिंदा है, जो परफॉर्म किया जा रहा है, वो भी धरोहर है। तो 2003 के कन्वेंशन के बाद से हर साल जो यूनेस्को की मीटिंग होती है उसमें ये लिस्ट भी निकाली जाती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। आज के सेशन में हम देखेंगे कि भारत से वो कौन कौन सी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। ईयर वाइज देखेंगे, हालांकि आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आपको यहाँ पर ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या वो चीजें हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। 2008 की जब मैं बात करती हूँ तो वहां पर आपको केरला से एक थिएटर देखने को मिलेगा जिसे हम कोट्टियाट्टम कहते हैं। ये केरला से है। आखिर क्यों यूनेस्को ने इसको हेरिटेज के रूप में अपनी लिस्ट में शामिल किया होगा? सबसे पहले तो आज के समय में ना संस्कृत थिएटर्स का जो ट्रेंड है वो जा चुका है। लोकल एंटरटेनमेंट थिएटर्स जो है वो ज्यादा कॉमन हो गए, लेकिन ये जो थिएटर है ये आज भी संस्कृत में ही परफॉर्म किया जाता है। दूसरा, ये जो थिएटर है ये लगभग 40 डेज तक आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। केरला के गांव में आपको ये देखने को मिलेगा। 40 डेज तक लगातार चलता है ये। आपने केरला में डांस फॉर्म कथकली के बारे में सुना होगा। कथकली इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डांस ड्रामा, लेकिन उसमें डांस का पोर्शन ज्यादा है। कोडियाट्टम जो है ये थिएटर जो है इसमें ड्रामा का पोर्शन ज्यादा है, हालांकि परफॉर्मेंस जो है वो काफी सिमिलर आपको देखने को मिलेगी। इसे भी रात को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर आप ये लैंप देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं कली विलक्कू, और ये जो लैंप है इसी के सामने ये पूरा थिएटर परफॉर्म होता है। तो एक ऐसा थिएटर जो आज के एंटरटेनमेंट थिएटर्स के दौर में संस्कृत भाषा में परफॉर्म किया जाने वाला जिंदा है, लोकल कम्युनिटीज के द्वारा जिंदा रखा गया है, तो इट होल्ड सम वैल्यू और इस वजह से इसे यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिली। दूसरी चीज है वैदिक चैंटिंग। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लिखने का कल्चर है ना, कोई भी चीज लिखने का जो कल्चर है वो काफी लेट शुरू हुआ है भारत में। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, एंशियंट टाइम में आपको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे। एंशियंट टाइम में आपको यहाँ पे पत्थरों के ऊपर, ठीक है, पिलर्स के ऊपर इस तरह के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जैसे अशोक के इंस्क्रिप्शंस आपने पढ़े। जब आप मेडाइवल पीरियड में आते हैं तब आपको मेन्यूस्क्रिप्ट्स डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। पाम स्क्रिप्ट जो है पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाने लगा। धीरे धीरे करके पेपर का कल्चर आया, पेपर पे लिखना स्टार्ट हुआ। लेकिन इन सारी चीजों के आने से पहले जो कंटेंट होता था, जो कॉम्पोजिशंस होते थे, वो ओरली जिंदा रखे जाते थे। वो ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन किए जाते थे। जैसे कि वेदों का ज्ञान, वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं उन्हें ओरली ही जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया, और भारत के कई हिस्सों में आज भी वो ओरल ट्रेडिशन जिंदा है, वैदिक चैंटिंग। तो इसे भी यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिली है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट एक बार फिर से थिएटर है जो कि है रामलीला, जो दशहरा से पहले परफॉर्म होता है। 9 दिन का थिएटर, 9 दिन यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसमें रामायण को दिखाया जाता है। तुलसीदास जी की द्वारा लिखी गई जो रामचरितमानस है उसी को यहाँ पर इनैक्ट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट थिएटर, लॉर्ड राम की जो स्टोरी है, रावण का जो वध है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये थिएटर आज के समय में भारत के हर हिस्से में ही परफॉर्म होता है, बट मेजरली ओरिजिनली इसकी शुरुआत नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के भी यूपी बिहार वाले हिस्से में हुई थी। इस थिएटर में थोड़ा सा डांस पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो रामलीला थिएटर आप देख रहे हो इसमें सभी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मेल एक्टर्स के द्वारा
परफॉर्म किए जाते हैं। तो हमने 2008 में देखा कि कैसे कोडियाट्टम, वैदिक चैंटिंग और रामलीला को यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिली। वहीं जब हम 2009 में आते हैं तो हमें एक बार फिर से एक थिएटर देखने को मिलता है, रामन थिएटर। ये गढ़वाल रीजन जो हिमालयाज का है, यानी कि उत्तराखंड वाला हिस्सा, वहां पर आपको ये थिएटर परफॉर्म होता हुआ दिखेगा। रामन थिएटर में क्या होता है, गढ़वाली रीजन जो है, हिमालयाज का जो एरिया है, वहां पर जो गांव पाए जाते हैं, उन गांव के जो लोकल डेटी हैं, भूमिहल देवता, उनकी वर्शिप करने का ये एक तरीका है। इस थिएटर को परफॉर्म करना इज अ टाइप ऑफ वर्शिप। लोकल डेटी जो है उनकी वर्शिप यहाँ होती है। इसमें लॉर्ड नरसिम्हा की कहानी जो है वो सुनाई जाती है थिएटर में, प्ले में। यहाँ पर इस तरह के लकड़ी के बने हुए मास्क जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। गांव में जो भी लोग रहते हैं वो सभी लोग यहाँ पर कोई ना कोई अपना ड्यूटी जो है वो इस थिएटर में परफॉर्म करते हैं। कोई कॉस्ट्यूम बनाएगा, कोई यहाँ पर मास्क बनाएगा, कोई यहाँ पर सिंगिंग वाला काम करेगा, कोई ऑब्वियसली एक्टर्स के फॉर्म में इस प्ले में इनैक्टमेंट करेगा। तो ये एक प्रकार का म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है उसका एग्जाम्पल है, और उसी की सहायता से ये थिएटर आज भी जिंदा है। इसे भी यूनेस्को की लिस्ट में जगह दी गई। अभी आप जो ये मास्क देख रहे हो ना, रामन थिएटर से जुड़ा हुआ, रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने इसी चैनल के ऊपर जीआई टैग्स का एक वीडियो डाला है, और उसमें मैंने बताया था कि कैसे इस मास्क के बनाने का जो क्राफ्टमैनशिप है उसको जीआई टैग दिया गया है रिसेंटली, कुछ समय पहले ही। 2010 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर छाऊ डांस देखने को मिलता है। छाऊ डांस जो है वो भारत के कई स्टेट से जुड़ा है। जैसे छाऊ डांस आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगा, बिहार में भी आप देखेंगे, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी। मतलब कि ऑलमोस्ट इंडिया का जो ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनमें आपको छाऊ डांस मिलेगा। छाऊ डांस अगेन एक तरीके का डांस ड्रामा है। एक तरह का डांस ड्रामा है ये। बट अलोंग विद दैट इसमें आपको कुछ ऐसे एक्शंस देखने को मिलेंगे जो इसको मार्शल आर्ट की कैटेगरी में भी डालते हैं। इसमें इस प्रकार के स्पिन्स होते हैं जो परफॉर्मर परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये मार्शल आर्ट की कैटेगरी में भी जाता है। छाऊ इज एक्चुअली अ कम्युनिटी जो इसको परफॉर्म करती है। छाऊ डांस जो है ना, उसके 3 फॉर्म्स हैं, 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार कौन से हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड अलोंग विद दैट आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि उनमें से वो कौन सा छाऊ डांस है जिसमें मास्क यूज होता है। सभी छाऊ डांस में मास्क यूज नहीं होता, किसी में होता है, किसी में नहीं। तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। छाऊ डांस। नेक्स्ट इज कालबेलिया। देखिए, भागती दौड़ती जिंदगी, लेकिन कितनी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, कितनी सारी ऐसी लोकल कम्युनिटीज हैं जिन्होंने अपना आर्ट कल्चर आज भी इस दौर में कैसे ना कैसे करके जिंदा रखा है। यूनेस्को कहीं ना कहीं उन्हें अपनी लिस्ट में शामिल करके क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑनर कर रहा है उन्हें। ये सारी के सारे एग्जाम्पल्स कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन सिखा रहे हैं। कैसे एक कम्युनिटी इतनी भागती दौड़ती जिंदगी में भी, इतने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बाद भी यहाँ पर कैसे अपना आर्ट जो है उसको जिंदा रखे हुए हैं। एक और एग्जाम्पल कालबेलिया। कालबेलिया कम्युनिटी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। ये बेसिकली स्नेक चार्मर्स होते हैं, जो आप ये पिक्चर में भी देख रहे हो, स्नेक चार्मर्स होते हैं ये। और इसमें कालबेलिया डांस होता है। कालबेलिया एक प्रकार का फोक डांस है राजस्थान में। आप यहाँ पर इस कालबेलिया कम्युनिटी की महिलाओं को देख सकते हो जिन्होंने यहाँ पर ब्लैक कलर की बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें सीक्वेंस का काम और डिजाइन है, जो एक्चुअल में एक स्नेक की स्किन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ये जो मेल मेंबर्स हैं ये यहाँ पर गाना बजाना करते हैं। यहाँ एक तरह की इंस्ट्रूमेंट पुंगी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी धुन पे ये पूरा का पूरा डांस परफॉर्म होता है। जैसे पुंगी पर स्नेक डांस करता है, वैसे ही कुछ उसी चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस कालबेलिया डांस में। ये है राजस्थान से।
नेक्स्ट 2010 में एक और थिएटर केरला से मोडीएट्टू, इसे भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। काफी इंटरेस्टिंग थिएटर है ये। इसमें यहाँ पर गॉडेस दुर्गा जो है, उन्होंने कैसे दरिक नाम के राक्षस को मारा था, उसकी कहानी को दिखाया जाता है। इसमें भी आपको यहाँ पे मास्क और फेशियल मेकअप देखने को मिलेगा जो कथकली डांस के जैसा ही दिखता है। एंड इसे भी कली विलक्कू नाम के ब्रास के लैंप के सामने परफॉर्म किया जाता है। जब आप 2012 में आते हो तो इंडिया में क्या है, एंशिएंट टाइम में वैदिक चैंटिंग वाज वेरी कॉमन। वेदों के जो मंत्र हैं उन्हें इनिशियली लिखा नहीं गया था, ओरली ही उन्हें कंपोज किया गया और ओरली ही जनरेशन टू जनरेशन फिर उन्हें पास ऑन किया गया ओरल ट्रेडिशन के थ्रू। लेकिन यही जो ट्रेडिशन है ये बुद्धिज्म में भी आया। बुद्धिज्म एक बहुत ही हम कह सकते हैं सिंपल फिलॉसफी थी, लेकिन थोड़ा सा हिंदुज्म के प्रभाव में आकर बुद्धिज्म में कुछ ऐसे स्कूल्स आए जैसे कि महायान बुद्धिज्म या फिर वज्रयान बुद्धिज्म। ये जो स्कूल्स आप देख रहे हो इनमें चैंटिंग यानी कि मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। मंत्रों की सहायता से, मंत्रों के उच्चारण की सहायता से यहाँ पे निर्वाण को प्राप्त करने की बात होने लगी। तो ये बुद्धिस्ट चैंटिंग है जो कि लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी। और लद्दाख में आपको मेजरली आज के समय में भारत में महायान और वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म दिखता है। ये जो चैंटिंग है ये बहुत ही प्रॉपर रिचुअलिस्टिक तरह से की जाती है। इसमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप का आप देख सकते हो कैप पहना है मॉन्क्स ने। ये एक पर्टिकुलर टाइप का ड्रम वो आपको बजाते हुए दिखेंगे, इंस्ट्रूमेंट आपको बजाते हुए दिखेंगे। सो ये बुद्धिस्ट चैंटिंग जो लद्दाख में है ये भी यूनेस्को की लिस्ट में आज के टाइम पे शामिल है। आगे बढ़ते हुए 2013 में जब हम जाते हैं तो वहां पर हम पहुंच जाते हैं मणिपुर में। अगर मैं मेडाइवल इंडिया की बात करूं, मध्यकालीन भारत की बात करूं, तो इस समय में भक्ति का आइडिया आया। भक्ति का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको डेवलप होता हुआ नजर आता है। क्या है भक्ति? भक्ति मतलब एक तरीके से मेडाइवल पीरियड में इस आइडिया को पेश किया गया कि गॉड की जो वर्शिप है, इस ईश्वर की जो भक्ति है, उसका रूप कोई भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने हो हर वक्त। डांस, म्यूजिक, पोएट्री, ये सभी भी फॉर्म हो सकते हैं भक्ति के। तो आप बहुत सारा परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो इसी भक्ति मूवमेंट की वजह से इंडिया में डेवलप होता हुआ देखोगे। कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स आप देखते हैं, ओडिसी आप क्लासिकल डांस फॉर्म देखते हैं, मणिपुरी क्लासिकल डांस फॉर्म है, सत्रिया है। ठीक है, इसी तरह से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक जो आप देख रहे हो वो भी डिवोशनल स्टाइल का है कार्नेटिक म्यूजिक। तो ये म्यूजिक, डांस, ये कैसे डेवलप हुए? ये भक्ति के उस आइडिया पर डेवलप हुए। तो उसी दिशा में जब आप मणिपुर जाते हो तो मणिपुर में संकीर्तन की शुरुआत हुई। सन मतलब साथ में, किर्त, किर्त वर्ड जो है ये यूज होता है स्मॉलेस्ट डिवोशनल कॉम्पोजिशन के लिए। तो साथ में मिलकर कीर्तन करना, ईश्वर की भक्ति करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैष्णवाइट्स, पर्टिकुलरली लॉर्ड विष्णु के जो भक्त हैं वो ये संकीर्तन परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो सिंगिंग करते हैं, ड्रमिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं और अपनी भक्ति लॉर्ड विष्णु को शो करते हैं। तो ये भी संकीर्तन भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। आगे बढ़ते हुए जैसे ही हम 2014 की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे बचपन में आपने हमेशा पढ़ा होगा ठ से ठठेरा। तो ठठेरा कम्युनिटी जो है पंजाब में, उसको भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। अगेन रिमेंबर वन थिंग, अगर कुछ भी हेरिटेज माना जा रहा है और वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, इसका मतलब इट होल्ड सम सिग्निफिकेंस। हमारे भारत में हमेशा से ही कॉपर और ब्रास के जो यूटेंसिल्स है, जो बर्तन है, उनको बहुत अच्छा माना गया है कुकिंग के लिए। काफी लोग आज भी ब्रास या कॉपर के जो आप कह सकते हो ग्लास होते हैं उसमें पानी भरते हैं, पूरी रात पानी भर के रखते हैं और अगले दिन उसको पीते हैं। तो वो काफी हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये ज्ञान भारत के पास था, अब ये दुनिया को इसके बारे में बताता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताने हैं। तो
यहाँ पर यूनेस्को को लगा कि इसे हमें क्या करना चाहिए, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। दूसरा, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है कि यूटेंसिल्स बनाना अब मशीनों से होता है। बट आज भी ठठेरा कम्युनिटी पंजाब में ठठेराज आपको देखने को मिलेंगे जो कि हाथ से बर्तन बनाते हैं, कॉपर और ब्रास के। और ये जो क्राफ्ट है इसे भी यूनेस्को की लिस्ट का हिस्सा बनाया गया बिकॉज इट होल्ड सम वैल्यू, राइट। और ये वैल्यू सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रखनी थी, ये दुनिया भर को बतानी थी। इसी दिशा में योग भी है। भारत में योग फिलॉसफी की शुरुआत हुई। योग शब्द जो है उसका मतलब होता है यूनियन। इसको पतंजलि जो है उनसे जोड़ा जाता है कि पतंजलि वॉज द वन जिन्होंने इस योग फिलॉसफी को सामने रखा। यूनियन विद ऑलमाइटी, यूनियन विद गॉड। पतंजलि का आइडिया कहता था कि जब हम अपने शरीर से जुड़ते हैं, जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, तब हम ईश्वर से जुड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि पतंजलि इस आइडिया को मानते थे कि हम सब में कुछ ना कुछ कण जो है वो ईश्वर का होता है और खुद को बेहतर जानना ही ईश्वर से जुड़ना है। तो योग में आपको यहाँ पर हठ योग और राजयोग दोनों देखने को मिलेगा। हठ योग जिसमें अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस, आसन होते हैं, और राजयोग में मेडिटेशन होता है। ये ज्ञान भी भारत तक सीमित था, लेकिन यूनेस्को को लगा कि इसको यहाँ पर अगर हम अपनी लिस्ट का पार्ट बनाएंगे तो दुनिया भर को इसके बारे में पता चलेगा। अब तो इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कब, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी दिशा में योग को भी, योगा जो है उसको भी यूनेस्को की लिस्ट का हिस्सा बनाया गया। 2017 में कुंभ का मेला। कुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक गैदरिंग माना जाता है। इस साल भी आपने देखा कुंभ का मेला। वैसे कुंभ का जो मेला है वो हर 12 वर्षों में, वैसे आपको यहाँ पर हर 6 वर्ष में भी देखने को मिलेगा, फिर 12 वर्ष के गैप में भी देखने को मिलेगा। और इस बार का कुंभ महाकुंभ बताया जा रहा था जो 144 ईयर्स में आया, ऐसा बोला गया। तो ये कुंभ का मेला जो है ये बिगेस्ट पब्लिक गैदरिंग ऑन दिस अर्थ माना जाता है, इन दिस वर्ल्ड माना जाता है। और कैसे ये इतने वर्षों से चला आ रहा है और किस प्रकार से आज भी ये रिचुअल जिंदा है। इस वर्ष भी ये हुआ और ये आगे भी चलता रहेगा। यूनेस्को की लिस्ट में एक बार ये फिर से आप देखोगे कि 2017 में कुंभ मेला जगह बना रहा है। अब मेरा आप सभी से एक सवाल है, एक क्वेश्चन है। कुंभ का मेला जो है ना वो सिर्फ एक जगह परफॉर्म नहीं होता, वो आपको 4 जगहों पे परफॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। 4 जगहों पे कुंभ का मेला लगता है। आप कमेंट सेक्शन में वो चारों जगह मुझे बताएंगे, ठीक है। वो कौन सी जगह है जहां पर ये कुंभ का मेला लगता है और इस साल कहाँ लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, राइट। 2021 में दुर्गा पूजा जो कलकत्ता में, बंगाल में आपको देखने को मिलेगी। नॉट जस्ट बंगाल, इवन दुर्गा पूजा जो है वो आप उड़ीसा में भी देखते हैं, बिहार के भी कुछ हिस्सों में देखते हैं। अगेन जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहां पर दुर्गा पूजा आप पाएंगे। दुर्गा पूजा जो है वो कई और नामों से जानी जाती है, जैसे नवरात्रि हम बोलते हैं, 9 दिन यहाँ पर आप देखेंगे। लेकिन बंगाल में दुर्गा पूजा थोड़े अलग रूप में सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट की जाती है, 9 दिन का व्रत रखा जाता है और 9वें दिन जो है वो यहाँ पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। लेकिन बंगाल में दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट की जाती है, जैसे गणपति फेस्टिवल है महाराष्ट्र का, यहाँ पर देवी जो है दुर्गा, गॉडेस दुर्गा जो है उनका स्कल्पचर जो है उसको घर पर लाया जाता है या फिर पंडाल लगाया जाता है, उसमें उनकी मूर्ति की स्थापना होती है। 9 दिन उन्हें वहां पर बैठाया जाता है, उनकी पूरी पूजा होती है, पूजा पाठ होती है। 9 डेज तक वो रिचुअल आपको चलता हुआ नजर आएगा। और 9वें दिन यहाँ पर वो जो गॉडेस दुर्गा की मूर्ति है उसका विसर्जन किया जाता है। तो ये दुर्गा पूजा है। और दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें कैलकाटा में आपको दिखेंगी वो है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में आपको पंडाल दिखेंगे,
बहुत इंटरेस्टिंग पंडाल जो है वो सजाए जाते हैं, पंडाल्स का कंपटीशन तक होता है, ठीक है। और यहाँ पर खूबसूरत दुर्गा पूजा के स्कल्पचर्स जो हैं, सबसे खूबसूरत कौन सा स्कल्पचर है उसका कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह की बहुत एक्टिविटीज दुर्गा पूजा में कैलकाटा में उस दौरान होती हैं। तो दुर्गा पूजा को भी 2021 में यूनेस्को की लिस्ट का हिस्सा बनाया गया। एंड जो रीसेंट यहाँ पे एडिशन है वो है 2023, जिसमें गरबा आप देखेंगे। तो ये रीसेंट एडिशन है गरबा, ये गुजरात से है। गरबा इज अ फोक डांस। अगर आप इसके नाम पर फोकस करोगे तो गरबा, गर्ब, तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, ये जो गरबा है ये भी नवरात्रि के दौरान ही होता है। जैसे अभी हमने दुर्गा पूजा देखा कैलकाटा में, तो उसी दौरान गुजरात में क्या हो रहा होगा, गरबा परफॉर्म किया जा रहा होगा। गर्भ, गर्भ का मतलब होता है वोम। तो आप क्या देखोगे, आप यहाँ पर देखोगे कि सेंटर में जो न्यूक्लियर पार्ट है, मतलब मान लीजिए एक मैदान है, उसके सेंटर में आप पाएंगे कि एक मटका जो है उसमें एक दिया जलाया जाएगा, जो कि गर्भ को दर्शाएगा, ठीक है, गॉडेस के वोम को दर्शाएगा, फर्टिलिटी के सिंबल के रूप में। और उसी के चारों तरफ यहाँ पर सभी लोग डांस करते हैं, और वो जो डांस वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में करते हैं, उसी को गरबा कहा गया है। तो गरबा इज फ्रॉम गुजरात। इसी दिशा में 2024 में आप यहाँ पर पारसीज का न्यू ईयर फेस्टिवल देखेंगे, नवरोज। इसे भी यूनेस्को की लिस्ट का हिस्सा बनाया गया है। नवरोज न्यू ईयर फेस्टिवल है पारसीज। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस न्यू ईयर फेस्टिवल। पहले तो पारसीज जो है ना, वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो भारत में बहुत ही कम तादाद में है, और उनके द्वारा ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, ये न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नवरोज भारत में मेडाइवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत के एक राजा बलबन के द्वारा लाया गया था, और तब से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो पारसीज जो है ना, छोटे छोटे ग्रुप्स में दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद हैं, और उनके त्योहार को यूनेस्को की लिस्ट में डालने का मतलब है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना, उससे जुड़े हुए कल्चर, हेरिटेज, वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना। तो ये भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ। तो इस तरह से हमने अभी तक भारत से जितनी भी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसे स्टडी किया, उसको समझा। यूनेस्को की लिस्ट में आने से क्या फायदा है, जैसे योग है, या फिर हमने यहाँ पर पंजाब में जो ठठेराज है उनके बारे में देखा। एक तरीके से यूनेस्को की लिस्ट में
इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का आना यानी हम दुनिया भर को ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर इन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइजेशन दिलवा रहे हैं। दूसरा, भारत में कोई भी व्यक्ति अगर आएगा तो वो इन चीज़ों को ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहेगा, वो कालबेलिया डांस ज़रूर देखना चाहेगा, वो मोडिएट्टू जो थिएटर है शायद उसको देखना चाहे भारत को बेहतर समझने के लिए। तो टूरिज्म जो है उसको भी यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है? उसको भी यहाँ पर हेल्प मिल रही है, वो भी यहाँ पर आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा। तो यूनेस्को ग्लोबल लेवल पर इन सभी चीज़ों को अपनी लिस्ट का हिस्सा बनाकर ग्लोबल लेवल पर एक तरह का रिकग्नाइजेशन देता है, ठीक है? और सरकार जो है उसका भी अब यहाँ पर काम बढ़ जाता है कि वो अपनी तरफ से भी इन सारी कल्चरल हेरिटेज जो है उसको जिंदा रखने में, उसे कंटिन्यू रहने में सहायता दे। इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। और क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं यूनेस्को की लिस्ट में आने के, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जाते जाते यहाँ पर एक और छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, अनअकैडमी के द्वारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट शेड्यूल किया गया है 9th ऑफ मार्च को, और ये पूरी तरह से जैसे आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है उसी फॉर्मेट में होगा। जीएस पेपर 9:30 बजे से 11:30 बजे और फिर सी सैट का 2:30 से 4:30 बजे तक। तो इसे ज़रूर एनरोल करें और इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।